नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। ये वीडियो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। अगर आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या फिर लर्निंग अप्रोचेस का मतलब जानना है, तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो स्कूल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है साइको एनालिसिस। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है साइके और दूसरा है एनालिसिस। साइकी का जो मतलब होता है वो है सोल, लाइफ, माइंड या फिर ब्रीदिंग से। लेकिन साइकोलॉजी में हम साइके को माइंड से समझेंगे और एनालिसिस का जो मतलब निकालेंगे, जो शाब्दिक मतलब निकालेंगे, वो होता है तोड़ के समझना, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके समझना। तो अब साइको एनालिसिस का मतलब होगा कि माइंड को छोटे भाग में तोड़कर समझना। आई होप साइको एनालिसिस का मतलब क्लियर हो गया होगा। इस स्कूल के फाउंडर संस्थापक ऑस्ट्रिया के महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड रहे हैं, जो ना केवल साइकोलॉजी के सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान रहे हैं, बल्कि साइकोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने माइंड को 3 लेयर्स में बाँटा है, जो कि है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, और जो तीसरा है वो है अनकॉन्शियस। और इन्होंने माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है और उनका मानना है कि हम जो भी बिहेव करते हैं, जो भी फ़ील करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा योगदान हमारे अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड का होता है। चलो अब आसान शब्दों में एग्जांपल्स के साथ तीनों लेयर्स को समझते हैं। सबसे पहला है कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। दिमाग का वह लेयर होता है जो हर वक्त एक्टिव होता है। इसको प्रेजेंट अवेयरनेस भी कहते हैं। जैसे कि अभी आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या देख, सुन और समझ रहे हो, ये सारा कॉन्शियस माइंड का काम होता है। उदाहरण के लिए वीडियो देख रहे हो अभी आप, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और मे बी ये सोच रहे होगे कि आगे क्या बताएगा। ये जो दिमाग आप यूज़ कर रहे हो, दिमाग में जो चल रहा है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूं कि अभी आपका क्या नाम है, तो आप बिना सोचे समझे आप अपना नाम बताओगे। ये जो काम है वो है कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड का। नेक्स्ट है सब कॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस। या दिमाग का वह लेयर होता है जो बिल्कुल एक स्टोरेज की तरह होता है। इसमें वो मेमोरीज पड़ी होती हैं जो अभी तो एक्टिव नहीं होती, बट आप जब चाहो तब रिकॉल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे समझो, अगर मैं अरिजीत सिंह का या फिर सोनू निगम का 2 गाने का नाम लेने को कहूँ, तो पहले तो याद नहीं आएगा, बट आप सोचोगे तो याद आ जाएगा। यही है प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस का काम। आसान शब्दों में समझो, प्री कॉन्शियस आसानी से रिकॉल कर पाने वाला इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में स्टोर होता है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस माइंड। ये सबसे पावरफुल लेयर है, जो कि है अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं अनकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वह लेयर होता है, वह पार्ट होता है जहाँ पे आपकी सरप्रेस्ड मेमोरीज होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, हिडन फियर्स, सीक्रेट डिजायर्स, या फिर कोई बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस, कुछ फोबिया, ड्रीम्स या ऑटोमेटिक बिहेवियर्स, डीप इमोशंस इत्यादि स्टोर रहते हैं। फ्रायड के अनुसार ये हमारे 90% एक्शंस तक को कंट्रोल करते हैं। अगर अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी, ड्रीम्स, एंगर और ब्रस्ट इटीसी होते रहेंगे। फ्रायड ने दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट पर बहुत फोकस किया है और इन्होंने कोई भी व्यवहार या घटना का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कारण जो बताया है, वो अनकॉन्शियस माइंड को बताया है। सिंपल शब्दों में समझो, अनकॉन्शियस माइंड एक सीक्रेट हार्ड ड्राइव जैसा है, जिसमें आपकी पूरी इमोशनल हिस्ट्री स्टोर होती है। आपको पता भी नहीं होता, पर यही आपके रिएक्शन, बिहेवियर और चॉइसेस को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक स्मेल, एक सॉन्ग या कोई प्लेस अचानक पुरानी यादें फ्लैश कर देती है, जो आप कॉन्शियसली भूल चुके थे। ये रीजन अनकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड आपके
बिहेवियर को, रिएक्शन को, एक्शन को कंट्रोल करता है। और फ्राइड मानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, उसमें अनकॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी, ड्रीम्स, एंगर या फिर आउटब्रस्ट आते रहेंगे। इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पहचानना और सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो अब बात करते हैं अगले फाउंडिंग प्रिंसिपल की, जो कि है इड, ईगो और सुपर ईगो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपके दिमाग में कभी एंजल और डेविल वाली लड़ाई या फिर कॉन्फ्लिक्ट चलती है? ऐसा कभी आपने फेस किया है? जैसे कि एक आवाज़ कहती है कि चलो पढ़ाई छोड़ दो, कोई वेब सीरीज़ या फिर रील्स देखते हैं। फिर दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं, एग्ज़ाम आ रहा है, सीटेट की पढ़ाई करनी है, चुपचाप पढ़ लो। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये है सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि माइंड के 3 लेयर्स होते हैं या 3 लेवल होते हैं। पहला है कॉन्शियस लेवल, दूसरा है प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल, तीसरा है अनकॉन्शियस लेवल। इसको आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस लेवल वैसा लेवल है जो पानी के ऊपर रहता है और विजिबल रहता है। दूसरा प्री कॉन्शियस, जो पानी के थोड़ा सा नीचे रहता है। और तीसरा जो लेवल है अनकॉन्शियस लेवल का, जो 90% के आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है आपके दिमाग का या माइंड का। और जहाँ पर कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दिमाग के लेयर्स या लेवल के रूप में माने जाते हैं, वहीं एड, ईगो, सुपर ईगो माइंड के फंक्शन के रूप में जाने जाते हैं। इसे पर्सनालिटी का टाइप्स भी कहा जाता है। सबसे पहला है इड। ये प्योरली कनेक्टेड है अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड से। ये हमारे दिमाग का जिद्दी बच्चा है। इसका रूल सिंपल है, प्लेजर प्रिंसिपल। इड एक छोटा बच्चा जैसा व्यवहार करता है। इमेजिन करो 2 साल का जिद्दी बच्चा। अगर उसको भूख लगा है तो वो रोएगा, उसे खिलौना चाहिए वो भी लेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी बिजी है या रात के 3 या 4 बज रहे हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। ये इड का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये हमारे अंदर का मॉरल पुलिस जैसा काम करता है। ये पैदाइशी नहीं होता, ये लगभग 5 साल की एज के बाद बनता है, जब हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी हमें सिखाते हैं। जैसे कि चोरी करना पाप है, बड़ों की इज़्ज़त करो या फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ईटीसी। और ये मोरालिटी प्रिंसिपल पे चलता है, जैसे कि ये गलत है, लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट बनो। ये बेसिकली परफेक्शन पे जाता है, आइडियलिज़्म की बात करता है और लोगों को हमेशा परफेक्ट बनाने की बात करता है। अब हम बात करते हैं ईगो के बारे में। फ्रॉयड के हिसाब से ईगो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो रियल वर्ल्ड के हिसाब से डिसीजन लेता है, जो कि प्रैक्टिकल होता है। एक तरफ जहाँ इड जिद्दी बच्चा जैसा बिहेव करता है और दूसरी तरफ सुपर ईगो परफेक्ट या परफेक्शन की तरफ जाता है, यानी कि मोरल पुलिस की बात करता है। वहाँ ईगो बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, ताकि बीच का रास्ता निकले। यानी ईगो वही काम करता है जो प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल है वही। इसीलिए इसको रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ईगो का काम है बैलेंस बनाना दोनों के बीच में, रियलिटी चेक करना, सेफ सॉल्यूशन निकालना और रियल वर्ल्ड के हिसाब से काम करना। मान लो इट कह रहा है कि चॉकलेट का पूरा बॉक्स खा लो, क्योंकि उसको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। और वहीं सुपर ईगो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है क्योंकि आप जिम जा रहे हो। वहीं पे ईगो बीच का डिसीजन निकालता है कि एक स्लाइस खा लो। यही बैलेंस ईगो देता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिप्रेस्ड विशेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। फ्राइड का मानना है कि जो विशेस या कॉन्फ्लिक्ट्स हम मन के अनकॉन्शियस पार्ट में दबा देते हैं, और वो इनडायरेक्टली हमारे इमोशंस को, हमारे एक्शन या बिहेवियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और ये हमारे मूड्स, ड्रीम्स, तैयारी को नेगेटिवली प्रभावित करता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से पर्सनालिटी। फ्रॉयड का एक कोट बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। यानी आपका बचपन कैसा बीता वह डिसाइड करेगा कि आप बड़े होकर आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी। उदाहरण के रूप में, अगर बचपन में किसी बच्चे को घर में इनफ प्यार, अटेंशन नहीं मिलता, तो चांसेस है कि बड़े होकर वे लोग पीपल प्लीजर या फिर हर बात पे सबसे वैलिडेशन के लिए जाते हैं। जैसे कि
बताओ ना ये ड्रेस कैसा लग रहा है, और ये 10 लोगों से तब तक पूछेंगे जब तक उनको बिलीव नहीं हो जाएगा। तो इसका यही रीज़न है कि बचपन में कुछ इंसिडेंस हुआ होगा, या फिर इनफ अटेंशन या फ्रीडम नहीं मिला होगा बचपन में। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट के बारे में, जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो का ऑटोमेटिक टूल होता है। यह तब एक्टिव हो जाता है जब आप किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट, गिल्ट, फियर, सेम या फिर कॉन्फ्लिक्ट ईटीसी के सिचुएशन में गुजर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो इमोशनल सफरिंग है, वो थोड़ा कम हो जाए और दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या दिक्कत ना हो। यह एक इनविजिबल शिल्ड के रूप में काम करता है। चलो अब कुछ डिफेंस मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिनायल, यानी कि इनकार करना। कभी-कभी हम अपने दिमाग को बचाने के लिए रियलिटी सामने होने के बाद भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिनायल। जैसे कि डॉक्टर बोलता है कि आपका बीपी हाई है, तो कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते और कहते हैं अरे दवा लेने की नीड ही नहीं है, डॉक्टर साहब तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिनायल का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा है लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन शिफ्ट करना। ये ना हम कभी ना कभी अपने जीवन में करते ही हैं। जैसे कि बॉस ने आपको सुनाया और आप अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं पाते, तब क्लास आकर आप अपने स्टूडेंट को बेवजह डांटते हो, यानी कि एक जगह का गुस्सा कहीं और निकालना। एक और एग्जांपल, आपको लाइफ में कुछ परेशानी है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह गया और बेवजह अपने पार्टनर से झगड़ा करके अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, यानी कि अपनी फीलिंग्स बात दूसरों पे थोपना। जैसे कि जब हम अपनी कोई बुरी बात या क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि सामने वाला ही वैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे लेसन प्लान, होमवर्क या असाइनमेंट स्टूडेंट्स खुद नहीं बनाते और कहते हैं यार टीचर ना सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया है आजकल। बेसिकली उनके मन का जो हेट है वो सामने वाले के ऊपर डालना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि अपनी गलती को जस्टिफाई करना ताकि गिल्ट कम हो। जैसे कि एग्जाम में कम नंबर आया, तो लोग कहेंगे कि यार पेपर ही टफ था, हम क्या करें। हम इसमें अपनी कोई भी गलती को जस्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। जब हमारा माइंड प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, तो दिमाग उन पुरानी यादों, मेमोरी, स्टेजेस को एक्टिवेट कर देता है जहां इंसान पहले सेफ फील करता था। जैसे कि कॉलेज में डांट पड़ा, तो घर जाकर मम्मी के पास बच्चों की तरह बिहेव करना, कंप्लेन करना, बात करना। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन ये बात करता है कि आप पहले उन स्टेज में चले जाते हैं जहाँ पे आप खुश थे। जैसे कि आप बचपन में चले जाते हो और वैसा ही बिहेव करने लगते हो बच्चों जैसा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि जो आप फ़ील कर रहे हो उसका एग्ज़ैक्ट अपोज़िट दिखाना। जैसे कि हम जब परेशान होते हैं उस वक़्त स्माइल करना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सब्लिमेशन। ये सबसे बेस्ट टाइप का डिफेंस मैकेनिज़्म है। यहाँ पे हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं। जैसे कि मान लो फ्रस्ट्रेशन है, तो म्यूजिक सुन के या फिर जिम जॉइन करके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिप्रेशन। किसी बुरी याद को अनकॉन्शियस माइंड में दबा देना और उसके बारे में बात ना करना। आप मे भी भूल जाते हो, लेकिन अंदर से वो आपको परेशान करता रहता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि है साइकोएनालिटिक थेरेपी। सवाल ये आता है कि प्रॉब्लम अगर अनकॉन्शियस माइंड में है, तो उसे ट्रीट कैसे करें। तो फ्रॉइड का मानना है कि जो चीज़ अनकॉन्शियस लेयर में छुपी है, तो उसे कॉन्शियस में लेके आएंगे ताकि इंसान समझ सके कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके कुछ मेजर टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है टॉक थेरेपी। इसको फ्री एसोसिएशन भी कहते हैं और फ्राइड इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इस थेरेपी में जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बिना फ़िल्टर और बिना ज़्यादा दिमाग लगाए काउंसलर को बोलो, और वो आपको जज नहीं करेगा और आपको सुनेगा। और इससे आपके मन के अनकॉन्शियस लेयर में छुपा हुआ जो भी इमोशंस है, इश्यूज़ है, वो बाहर आएगा। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस, यानी कि ड्रीम को डिकोड करना। अगर आपको कुछ इश्यूज़ है, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो इश्यू ड्रीम बनकर भी बाहर आता है। जैसे कि अगर आपको सांप से रिलेटेड कोई सपना आ रहा है, तो आप अनकॉन्शियसली डरे हुए हो
और डर मन के अनकॉन्शियस पार्ट में दबा हुआ है जिसकी वजह से ड्रीम आ रहा है। मे भी हो सकता हो कि आपने कुछ दिन पहले उससे रिलेटेड कोई रील्स देखा होगा या रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया होगा, etc। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ टंग। फ्रायड इसको फ्रायडियन स्लिप्स के नाम से बोलते हैं कि मान लो अचानक से आप कुछ भूल जा रहे हो या बोलने में कुछ फंबल कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा हो। जैसे कि बार बार जॉब में जाने के पहले आपकी चाबी खो जा रही है, तो इसका मतलब कि आपको वो काम पसंद नहीं है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं, अगर आपको अपने प्रेमिका या प्रेमी का नाम बार बार आप भूल जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड एक्सप्लोरेशन। जैसे कि हम पहले पढ़े, फ्रायड मानते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मेन। यानी कि अगर अभी आपको कोई इशू है तो ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको बचपन में उससे रिलेटेड क्या समस्या हुई थी और वो अनकॉन्शियसली रह गया था। ये आपके डर, फोबिया या फिर बिहेवियर को दर्शाता है। जब एक व्यक्ति अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज, डिजायर इटीसी को समझने लगता है, तो उसे प्रॉब्लम कम हो जाती है। और सिगमंड फ्रायड के साइकोएनालिसिस को आगे बढ़ाने के काम कार्ल गुस्ताव यंग, अल्फ्रेड एडलर, मेलिन क्लेन और उनकी बेटी एना फ्रायड, एरिक होमबर्गर एरिक्सन इत्यादि करते हैं। आई होप आपको साइकोएनालिसिस बेहतर समझने में मदद मिला हो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि है बिहेवियरिज्म। इसको हिंदी में व्यवहारवाद भी कहते हैं। जॉन ब्रॉडस वाटसन को बिहेवियरिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका एक बहुत फेमस कोट है जो कभी कभी सीटेट में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। उनका कोट है कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी बच्चे ला कर दो और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। चाहे वो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आर्टिस्ट हैं, यहाँ तक चोर या भिखारी भी। चाहे उनके जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी कुछ भी हो। वाटसन का मानना कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है, अंदर क्या है हमें नहीं पता। हम क्या व्यवहार या फिर एक्शंस दिखा रहे हैं वही सच है। जैसे कि आप गुस्सा हैं तो गुस्सा होकर फ़ोन फेंक रहे हैं या फिर ऊंची वॉइस में बात कर रहे हैं, तो वो आपके एक्शन को दिखाता है। चलिए इसके कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्यवहारवाद फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में, क्योंकि इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर, रिकॉर्ड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वाटसन का मानना था कि जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी फीलिंग्स है वो मेजरेबल नहीं है, और जो हमारे बिहेवियर है उन्हीं को मेजर किया जा सकता है, उन्हीं को स्टडी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आने वाली लर्निंग थ्योरीज में करेंगे, लेकिन अगर इसको शॉर्ट में समझो तो स्टिमुलस ऐसा कोई भी चीज जो आपके सेंसेस को ट्रिगर करे और रिएक्शन देने पे मजबूर करे। स्टिमुलस मिलने पर हमारी बॉडी जो रिएक्शन देती है उसको रिस्पांस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अभी आप अपने स्क्रीन पर इमली का फोटो देख सकते हो और इसको देखकर मे बी आपके मुंह में सलाइवा आ गया होगा। तो यहाँ पे जो इमली है वो स्टिमुलस का काम कर रही है और जो सलाइवा आ रहा है वो रिस्पांस है। बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो स्टिमुलस को हम काउज कहेंगे और रिस्पांस को इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशनिंग एज अ बेसिस ऑफ लर्निंग। यानी कि वेरिज्म में माना जाता है जो कंडीशनिंग है वो बेस है लर्निंग का। व्यवहारवाद के हिसाब से हम कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं। तो कंडीशनिंग को समझते हैं। कंडीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई जानवर या फिर इंसान किसी सिचुएशन, सिग्नल, रिवॉर्ड या पनिशमेंट को बार बार रिपीट करके सीखा जाता है। जैसे कि डॉग्स को हड्डी दिखाकर आप सिखाते हो बैठना या फिर उसको ट्रेन करते हो। ये रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के तौर पे काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 80% अटेंडेंस देने के बाद ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलता है। ये भी रिवॉर्ड और पनिशमेंट का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये पिछले वाले पॉइंट को और पुख्ता कर रहा है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली हम रिवॉर्ड को कहते हैं। रिवॉर्ड देने से जो वांटेड बिहेवियर है वो बार बार रिपीट होता है, और पनिशमेंट देने से जो अनवांटेड बिहेवियर है वो कम होता है। जिस बिहेवियर को हम कम करना चाहेंगे उसके लिए हम पनिश करेंगे, और जिस बिहेवियर को हम इंक्रीज करना चाहेंगे उसको हम रिइंफोर्स देंगे, मतलब रिवॉर्ड देंगे, ताकि वो बिहेवियर बार बार रिपीट हो। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ द एनवायरनमेंट। वाटसन जेनेटिक्स या
हेरिडिटी का रोल ना के बराबर मानते हैं। उनका मानना है कि आप बच्चे को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, बस इन्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर क्लास का टीचर सपोर्टिव होगा तो स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट है लर्निंग थ्रू रिपीटिशन। यहाँ पे जो लर्नर्स हैं इसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करके सीखते हैं। अगर व्यवहारवाद को हम समराइज करें, इसमें माना गया है कि जो लर्नर्स हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, वो पैसिव होते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो बच्चे जो सीखते हैं वो इन्वायरमेंट के थ्रू सीखते हैं। यहाँ पे मन को बहुत ही कम महत्व दिया गया है। ये सिर्फ बात करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट है टैबुला रासा का। ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लीन स्लेट। यानी कि अ, इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बच्चे को हम क्लीन स्लेट मानते हैं और आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, वैसा बना सकते हो। इसीलिए इसको हम इसमें हम बच्चों को पैसिव लर्नर बोलते हैं। बच्चों को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। और इनके जो मुख्य फॉलोवर्स थे वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इवान पावलोव, हल, बीएफ स्किनर, गुथरी इत्यादि रहे हैं, जो कि बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट को और रिफाइन और डेवलप किए हैं। आई होप बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म को बेहतर समझने में मदद मिला होगा। अगर कोई सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या फिर आपके पास कोई नई जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।